नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की खबरों का सारांश समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं बारामासा का साप्ताहिक बुलेटिन लेकर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। राजनीतिक दृष्टिकोण से अपना उत्तराखंड देश का सबसे विचित्र और कंफ्यूज प्रदेश है। यहाँ पार्टी लाइन इतनी गड्ढ-मड्ढ है कि अक्सर नेताओं को ही नहीं मालूम होता कि वो किस पार्टी के प्रवक्ता हैं और किसके खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के तमाम बड़े नेता कल तक जिस पार्टी में थे, आज उसकी धुर विरोधी पार्टी में शामिल होकर मंत्री बने बैठे हैं। और जो बच गए हैं उनमें भी अधिकतर इस फिराक में रहते हैं कि कब कांग्रेस का हाथ छोड़ें और राजनीति की बैतरणी पार करते हुए भाजपा में जाकर सफेदी की चमकार ओढ़ लें। अब हरीश धामी और कुशाल सिंह अधिकारी जैसे कांग्रेसी विधायकों को ही देख लीजिए। दोनों में सरकार की तारीफ बजाने की ऐसी होड़ रहती है कि जनता ही कंफ्यूज हो जाती है कि उनका विधायक आखिर खेल किस टीम से रहा है। दूसरी तरफ पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल इस हफ्ते डबल इंजन वाली सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आए। अपने क्षेत्र के 2 डीएफओ को हटाने की मांग को लेकर दुर्गेश्वर लाल समर्थकों के साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल के बंगले पर धरना देने पहुंच गए। बात यहीं तक रहती तो भी ठीक थी, लेकिन विधायक जी ने मीडिया के सामने मंत्री पर अभद्रता के साथ ही बार बार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप भी मढ़ दिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की तर्ज पर उन्होंने लगे हाथ ये भी याद दिलाया कि बीते दिनों एक अन्य विधायक के साथ भी बातचीत में मंत्री जी किस स्तर के अलंकारों से सुसज्जित भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके जवाब में मंत्री सुबोध उनियाल को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने दो टूक कहा कि वो तो विधायक जी की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दे ही चुके थे, लेकिन विधायक जी ने ही तकरीबन हाथापाई करते हुए उक्त कागज फाड़ डाले। अब ऐसे में भला वो करें तो करें क्या। आरोप प्रत्यारोप के वीडियोस जब वायरल होने लगे तो अनुशासित पार्टी के अध्यक्ष और सरकार के मुखिया को हस्तक्षेप करना पड़ा। अगले दिन पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सबको पार्टी लाइन का ध्यान दिलाया तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोनों पक्षों को साथ बैठाकर युद्ध विराम की ताकीद दी। इसके तत्काल बाद ही विधायक जी के सुर बदल गए। अब वो अभद्रता और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग को घर का मामला बता रहे हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि विधायक जी असल में घरेलू हिंसा के शिकार हो गए हैं। बस बड़े बुजुर्गों और परिवार की इज्जत के नाम पर इसे जज्ब कर रहे हैं। पुरोला सुरक्षित सीट से पहली बार विधायक बने दुर्गेश्वर लाल को अपने साथियों के बीच फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए भी जाना जाता है। आपको याद दिला दें कि मार्च 2022 में 5वीं विधानसभा गठित होने के समय वो प्रदेश के सबसे गरीब विधायक थे। उन्होंने अपनी चुनावी शपथ पत्र में अपने पल्ले महज 6 लाख रुपए होने की जानकारी दी थी, लेकिन जीत के बाद उनसे लगातार विवाद जुड़ते जा रहे हैं। मई 2022 में उनका अपने क्षेत्र के एसडीएम के साथ विवाद इतना बढ़ गया था कि एसडीएम सोहन सिंह सैनी को विधायक के खिलाफ पुरोला थाने में जान से मारने की तहरीर देनी पड़ी थी। साफ है, या तो विधायक जी को अपने क्षेत्र में सभी अधिकारी जी हुजूरी वाले चाहिए या फिर इस सरकार में जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई ही नहीं है। इधर विधायक की मांग पर डीएफओ के तबादले की सूचना तो नहीं आई है, लेकिन ठीक इसी दिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल से दूर रहने की सीख दे रहे थे। पता नहीं ये सीख उत्तराखंड के लिए भी थी या नहीं। जहां तक मंत्री सुबोध उनियाल का सवाल है तो उनकी सामान्य बातचीत भी वाक्यों के सौंदर्य में 4 चांद लगाने वाले इतने अलंकारों से सुशोभित होती है कि बीप बीप की एडिटिंग के बिना उसे सार्वजनिक तौर से सुन पाना संभव ही नहीं होता। और उनके समर्थक इसी बात पर बलिहारी जाते हैं कि मंत्री जी डायरेक्ट दिल से बोलते हैं, इसलिए अनकंट्रोल होना तो बनता है। इधर लोकसभा चुनावों की तैयारी के क्रम में जारी भाजपा के सशक्त बहना सम्मेलनों के बीच पौड़ी के डोप श्रीकोट से एक मजबूर मां की चीख सहसा ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये मां और कोई नहीं, सितंबर 2022 में वनंतरा रिजॉर्ट में मारी गई अंकिता भंडारी की मां थी। अंकिता की मां सोनी देवी ने बीते शनिवार को जारी एक वीडियो में न सिर्फ इस मामले में संदिग्ध वीआईपी का नाम सार्वजनिक कर दिया, बल्कि सरकार पर इस पूरे प्रकरण की जांच और आरोपियों को सजा दिलाने को लेकर गंभीर नहीं होने के आरोप भी लगाए। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह ने भी इस बाबत डीएम पौड़ी को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि विश्वस्त सूत्रों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता अजय कुमार का नाम कथित वीआईपी के तौर पर सामने आ रहा है। अंकिता हत्याकांड में शुरुआत से ही ये एक अहम सवाल रहा है कि इस मामले में वो कथित वीआईपी कौन है जिसे अतिरिक्त सेवाएं देने का दबाव अंकिता पर बनाया जा रहा था। ये पहली बार है जब अंकिता के परिजनों ने सीधे तौर से किसी व्यक्ति का नाम लेते हुए उस पर कथित वीआईपी होने का आरोप लगाया है। आरएसएस पृष्ठभूमि के अजय कुमार भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भी हैं। उनका नाम सीधे तौर से अंकिता के परिजनों द्वारा लिया जाना गंभीर सवाल पैदा करता है।
वैसे इस मामले का एक कम चर्चित पहलू ये भी है कि हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके पिता भाजपा नेता विनोद आर्य के कॉल डिटेल खंगालने की दिशा में कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पुलकित का वो फोन तो कभी बरामद ही नहीं किया जा सका जिसे वो घटना की रात इस्तेमाल कर रहा था। कानून के जानकार मानते हैं कि अगर पुलकित का वो फोन बरामद कर लिया जाता तो इस मामले में कथित वीआईपी के नाम के साथ ही कई अन्य चीजें भी स्पष्ट हो सकती थी। अंकिता हत्याकांड के इस मामले में जितनी चीजें इन दिनों कोटद्वार न्यायालय के भीतर चल रही हैं, उतनी ही न्यायालय से बाहर भी चल रही हैं। जब से जेसीबी ड्राइवर ने अपने बयान में साफ कहा है कि उसे रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाने के आदेश विधायक रेणु बिष्ट और तत्कालीन एसडीएम ने दिए थे, तब से इस मामले में कई नए मोड़ आते दिख रहे हैं। अंकिता के पिता ने अपने ज्ञापन में यह भी लिखा है कि विधायक रेणु बिष्ट और तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार को साक्ष्य मिटाने का आरोपी बनाया जाए। दूसरी तरफ इस मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अश्वनी नेगी पर भी कई तरीकों से दबाव बनाए जाने की बातें सामने आ रही हैं। उन्हें इस मामले में पिछले साल जून में नियुक्त किया गया था, लेकिन आज तक एक भी पैसे का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है। इधर भाजपा का सशक्त बहना सम्मेलनों का दौर जारी है और इसके बीच ही गत सप्ताह चंपावत जिले में भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष भी नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में जेल भेजे जा चुके हैं। इन उदाहरणों से ये बात तो साफ है कि हर दल और हर दौर में अपराधी सत्ता का आसरा तलाश ही लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दम भरने वाली भाजपा के सामने ऐसे तत्वों से खुद को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। इस बीच मूल निवास और भू कानून का मुद्दा लगातार तीसरे हफ्ते भी छाया रहा। 24 दिसंबर की महारैली के बाद दबाव में आई धामी सरकार ने नए साल की पूर्व संध्या पर भू कानून की आंशिक बहाली के साथ हिट मारने का दावा किया था, लेकिन आंदोलनकारियों ने इस पहल को बेहद डिफेंसिव हुक शॉट करार देते हुए इस बार दिल्ली की ओर रुख किया। वहां इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों के साथ ही दिल्ली में रहने वाले प्रवासियों ने बीते शनिवार उत्तराखंड रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय के बाहर आवाज बुलंद की। अब अगला मोर्चा बागेश्वर उत्तरायणी में होगा। इधर इन मुद्दों की तासीर को लेकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में भी बेचैनी नजर आ रही है। किसी भी आंदोलन के पक्ष विपक्ष में एक हद तक अतिवादी विचार आते ही हैं। भू कानून और मूल निवास का यह आंदोलन भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन हमें इस आंदोलन को बाल ठाकरे के दौर की शिवसेना का संस्करण बनने से किसी भी हाल में रोकना होगा। उत्तराखंडी समाज का 40% अंश खुद प्रवासी है। इस कारण हम इस मांग को किसी खास समुदाय या नस्ल के लाभ तक सीमित रखेंगे तो प्रवासियों के सामने भी यही सवाल खड़े हो जाएंगे। इसके बजाय इस आंदोलन को जल, जंगल, जमीन और राज्य के सीमित संसाधनों और इसकी धारण क्षमता के सवाल पर ही फोकस रखना होगा। हमारे सामने पड़ोस के हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर ही जौनसार का भू कानून एक सफल उदाहरण है। मैदानी जिलों के लोगों तक ये बात पहुंचाई जानी चाहिए कि जिस तरह उत्तराखंड बनने का उन्हें भरपूर लाभ मिला, उसी तरह का लाभ मजबूत भू कानून और मूल निवास का भी मिलेगा। इस सच को स्वीकार किया जाना चाहिए कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे जिलों को न सिर्फ राज्य के बाहर से आने वाले लोगों का दबाव सहना पड़ा है, बल्कि राज्य के पहाड़ी जिलों से भी सर्वाधिक पलायन इन्हीं जिलों में हुआ। इससे वहां के सामाजिक राजनीतिक संतुलन भी बदल रहे हैं। इस तरह भू कानून पूरे राज्य के लोगों के लिए विन विन सिचुएशन की तरह हो, इसकी ये दिशा तय करना आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब भू कानून और मूल निवास के आंदोलन की बात हो ही रही है, तो चमोली के सुदूरवर्ती गांव डुमुक के ग्रामीणों द्वारा सड़क की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन भी देहरादून की सत्ता के सामने अपनी बात सुनी जाने की गुहार लगा रहे हैं। वहां ग्रामीण इस कड़कड़ाती ठंड में भी बीते 2 सप्ताह से धरना दे रहे हैं। इसमें 100 साल की उम्र पूरी कर चुकी बच्ची देवी भी शामिल हैं। ग्रामीणों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का प्रस्ताव 2007 में ही मंजूर हो चुका था, लेकिन अब तक भी सड़क नहीं बन पाई है, जिस कारण 1 दर्जन से अधिक गांवों का जीवन अब भी खच्चर के सहारे कट रहा है। गांव की सड़क की मांग पर यह आंदोलन उस प्रदेश में हो रहा है जहां 4 धाम सड़क परियोजना को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि करार देती है। डुमुक के ग्रामीणों के लिए 4 धाम सड़क परियोजना जितनी ही जरूरी अपने गांव की सड़क भी है। जब लिंक रोड ही नहीं होगी तो भला किसी गर्भवती महिला या बीमार को मुख्य सड़क तक कैसे पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि बद्रीनाथ विधानसभा में पड़ने वाला डुमुक उत्तराखंड का सबसे दूरस्थ मतदान केंद्र भी है, जहां पहुंचने के लिए आज भी पोलिंग पार्टियों को 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। मतदान केंद्र तक पहुंचने से पहले उन्हें एक रात बीच में ही किसी पड़ाव पर काटनी होती है। बीते विधानसभा चुनावों के समय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी इस गांव का दौरा कर चुके हैं। ग्रामीणों की शिकायत रहती है कि सड़क न होने से चुनाव प्रचार तक के लिए कोई उनके बीच नहीं पहुंच पाता। ऐसे में सुख दुख की सुध लेने भला कौन ही आएगा।
वैसे उत्तराखंड में सिर्फ मूल निवास भू कानून का मुद्दा ही नहीं गरमाया हुआ, बल्कि जाड़ों का मौसम भी बिना बर्फबारी के गर्म बना हुआ है। दैनिक हिंदुस्तान में छपी खबर के अनुसार पिछले करीब 1 महीने से राज्य में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई है। नवंबर और दिसंबर महीने में सिर्फ 7 दिन हल्की बारिश हुई। केदारनाथ धाम में इस सीजन में 4 बार हल्की बर्फबारी जरूर गिरी, लेकिन वो ज़्यादा टाइम ठहरी नहीं। 20 दिसंबर को भी यहाँ बर्फबारी हुई, लेकिन अभी धाम बर्फ विहीन है। यहाँ आसपास की पहाड़ियों पर भी बस हल्की बर्फ ही जमा है। गंगोत्री और हर्षिल में 12 दिसंबर की रात बर्फबारी हुई थी, लेकिन यहाँ भी बर्फ ज़्यादा नहीं टिकी। गंगोत्री धाम समेत आसपास की चोटियों पर अब भी बर्फ नहीं है। इधर नए साल पर मसूरी, धनौल्टी, नैनीताल जैसे पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी नहीं होने से पर्यटकों को भी मायूस ही लौटना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इस बार सामान्य से 52% कम बारिश दर्ज की गई। वैसे मौसम के मिजाज में ये बदलाव अब स्थायी हो चला है। सर्दियों की बारिश अब फरवरी अंत या मार्च तक जा खिसकी है। इस कारण पूरी तरह मौसमी बारिश पर निर्भर पहाड़ के खेत और भी बंजर होते जा रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर बुलेटिन में जो खबर लगातार 4 हफ्तों से अपनी जगह बना रही है, वो उत्तराखंड में जारी मानव वन्य जीव संघर्ष की है। इस हफ्ते भी इससे जुड़ी 2 खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। दैनिक जागरण के देहरादून संस्करण में 7 जनवरी को प्रकाशित खबर के अनुसार राज्य में बाघों और गुलदारों की बढ़ती संख्या चिंता का सबब बनती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2006 के दौरान राज्य में बाघों की संख्या 178 थी, जो 2022 तक 560 हो चली है। इसी तरह 2008 में गुलदारों की संख्या 2335 थी, जो अब 3115 तक पहुंच गई है। अखबार के मुताबिक गुजरे साल 2023 में वन्यजीव हमले में 66 लोग मारे गए, जबकि 317 घायल हुए हैं। इधर दैनिक हिंदुस्तान में ही 7 जनवरी को हल्द्वानी से प्रकाशित समाचार में वन्य जीवों के व्यवहार में आ रहे खतरनाक बदलाव की ओर भी इशारा किया गया है। रिपोर्ट में भीमताल में 3 महिलाओं को मारने वाली एक बाघिन को पकड़ने के बाद किए गए अध्ययन के हवाले से बताया गया कि ये महज 1.5 से 2 साल की एक युवा और स्वस्थ बाघिन है। उसके दांत और नाखून भी पूरी तरह से ठीक हैं। इस बाघिन ने महज 13 दिनों में ही वहां 3 महिलाओं की जान ली। अब तक विशेषज्ञों का मानना रहा है कि बाघ अक्सर बूढ़ा, अस्वस्थ होने पर या फिर दांत पंजे टूटने पर ही इंसान पर हमलावर होता है। ऐसे में युवा बाघिन के मनस्वाग या मैनीटर होने से विशेषज्ञ हैरान हैं। रिपोर्ट के अनुसार ढेला रेस्क्यू सेंटर में वर्तमान में 8 बाघ कैद हैं। इनमें से ज्यादातर इंसानों पर हमलावर रहे हैं। इनमें से 3 ऐसे हैं जिनकी उम्र 3 साल से भी कम है। वन्य जीवों के स्वभाव में आ रहे इस बदलाव को आने वाले दिनों के लिए खतरे की आहट की तरह देखा जा रहा है, जिसका समाधान खोजना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होना चाहिए। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपके कुछ सुझाव हों या आपकी नज़र से कुछ ऐसे विषय गुजरते हों जिन्हें आपके अनुसार एक्स्ट्रा कवर का हिस्सा होना चाहिए, तो हमें ज़रूर लिख भेजें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक्स्ट्रा कवर से लपकी गई तमाम खबरों के साथ। समनिया, पहलाग, नमस्कार।